नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निकुंज की नज़र। हर हफ्ते लेकर आते हैं आपके लिए खास पेशकश हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया के साथ। निकुंज, स्वागत है आपका। और देश विदेश सब जगह नमो की गूंज और भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया की नज़रों में, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गए हुए हैं, जो बाइडेन से मुलाकात हो रही है, तमाम दुनिया के लीडरों से उनकी मुलाकात हो रही है, एक बार फिर से भारत की धाक जमती हुई दिखाई दे रही है। और अब की बार कहा जा रहा है कि जो बाइडेन साहब को थोड़ी सी मोदी जी की जो उनके जो प्रकाश है, थोड़ी सी उसकी मदद चाहिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उनकी छटा की ज़रूरत है। जी हाँ, देखिए आप सोच सकते हैं कि इस बार जो विजिट है इसको माना जा रहा है दैट दिस विजिट विल डिसाइड हाउ द इंडियन एनआरआई और डायस्पोरा जिसको हम बोलते हैं वह किस को वोट करेगा। अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं और इस इलेक्शन के अंदर जो एनआरआई इंडियन, जो अमेरिकन इंडियन है, वह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, largely because of the influence and also because of the sheer power and the size। तो यह कह सकते हैं ना कि गेम चेंजिंग जो रहेगा अमेरिकी इलेक्शन के लिए कि अगला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन बनेगा, हो सकता है हिंदुस्तान एनआरआई का जो स्विंग वोट है वह बड़ा रहेगा। तो एक पॉलिटिकल बात हो गई, मगर इस विजिट को लेकर के इस बार इतनी चर्चा क्यों है? हाँ। पहली बार नहीं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, पहली बार नहीं है कि वह बाइडेन साहब से मिल रहे हैं, और कोविड के बाद भी वो दूसरी बार जा रहे हैं, पहली बार नहीं गए। मगर इस समय ये जो विजिट है इसकी अगर इकोनॉमिक पहलू को आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इज़ लुकिंग फॉर पार्टनर्स टू एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी। इंडिया इज़ लुकिंग फॉर पार्टनर्स विच कैन गिव टेक्नोलॉजी एंड विच दे कैन स्केल अप। ईवी में हो, एविएशन में हो, डिफेंस में हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। तो हम कहते हैं ना कि एक चोली दामन का जो साथ होता है, उस प्रकार का साथ अब अमेरिका और भारत का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे क्या संदेश मिल रहा है? बाजार की बात नहीं करती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको ये घनिष्ठता देखते हुए, भारत के ऊपर इतनी निर्भरता देखते हुए, या भारत में इतना मौका देखते हुए जो अमेरिका देख रहा है, किस तरह का मैसेज वर्ल्ड लीडर्स को जाता हुआ दिखाई दे रहा है? भारत की ग्रोथ स्टोरी पर घरेलू फ्रंट पर तो निकुंज हम विश्वास रख ही रहे हैं, दुनिया भी विश्वास रख रही है। कविता, देखिए अब देखिए दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। एक ज़माना था जबकि इंडिया की जो पार्टनरशिप थी वह रूस यूएसएसआर से काफ़ी ज़्यादा थी। उस समय अमेरिका की जो सब कॉन्टिनेंट में पार्टनरशिप्स थी या जो उनके अरेंजमेंट्स थे वो दूसरे देशों के साथ थे। तो अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पर एक तरफ चाइना और रशिया की पार्टनरशिप हो रही है, मगर अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप हो रही है। यूरोप सेंटर में है, यूरोप का एक प्रकार से खट्टा मीठा रिश्ता चाइना के साथ है, उनका भी खट्टा मीठा रिश्ता भी तो थोड़ा खट्टा है, रशिया के साथ भी उनका एक रिश्ता है। तो एक बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक हो रहा है। इंडियाज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ साइज, यह दोनों साथ आ रहे हैं। इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, अमेरिका डेवलप्ड है। तो जब पॉपुलेशन और पावर, जब ग्रोथ और एक्सपीरियंस ये जब साथ आता है तो ये नहले पे दहला वाला मोमेंट होता है। तो मुझे लग रहा है नहले पे दहला है। कई चीज़ों में अब आप पार्टनरशिप्स देखेंगे, कई ऐसी चीज़ें खुलेंगी जिनको हम देख सकते हैं कि जो कि एक हमेशा ओपन नहीं होती थी। जैसे आपको याद है कि कुछ ज़माने पहले, कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले इंडिया को कितना यूएस इंडिया को कन्विंस करना पड़ा था केवल अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, उनके अंदर टेक्नोलॉजी लाने के लिए। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, मगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स अब हो रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। माइक्रो सेमीकंडक्टर को लेकर के हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक बड़ी डील साइन कर आए मोदी जी। तो यह एक बहुत बड़ा मूव है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम ये बात पर भी फोकस करें जहाँ पर हम फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था से काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। भारत ने अपना एक स्ट्रगल का दौर देखा है, ठीक है, और अब समय आ गया है जहाँ पर हम चाहते हैं कि सभी यहाँ पर दाव लगाएं, क्योंकि मौका यहीं पर है। ऐसे कौन से उदाहरण है जिसके ज़रिए आप समझाना चाहेंगे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएस से बेहतर कर रहे हैं? देखिए कई सेक्टर्स हैं। आईटी $250 बिलियन का एक्सपोर्ट, मैं नई चीज़ कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो सब जानते हैं कि आईटी में इंडिया का क्या पावर है। हमारे पास स्किल है, लोग कोडिंग जानते हैं, स्केल है। अब लाखों लोगों की आपके पास फौज है और आप उसको स्केल को बड़ा कर सकते हैं। तो आपके पास स्किल है, टैलेंट है, आपके पास स्केल है जिसको आप बड़ा कर सकते हैं, और आप साइज़
लाखों लोगों को एक साथ आप चला सकते हैं, एक ही दिशा में कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं, डेडलाइंस मीट कर सकते हैं। कोविड हुआ फिर भी वर्क एट होम, आप सोच सकते हैं कि एक आईटी इंजीनियर घर से काम कर रहा है और उसके बाद भी टेक्नोलॉजी डिलीवर कर रहा है, और उसके बाद भी उसने अपने क्लाइंट को इंश्योर करा कि उनका जो बिजनेस है उसमें रुकावट नहीं आई। तो एक प्रकार का एक कमाल ही है, कमाल और धमाल हिंदुस्तान में ही हो सकता है। मैं दोबारा वही बोलूँगा, सोचिए एक आईटी इंजीनियर घर से बैठ करके अपने बेडरूम से, अपने ड्राइंग रूम से कोडिंग कर रहा है, और किसी भी बड़ी चुनौती को उन्होंने कोविड में स्वीकार करा। कैसे करा हम कभी और बात करेंगे, मगर दैट जस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द एबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बाज़ारों की ओर हम आते हैं अभी। इतने बढ़िया माहौल में, ठीक है, जहाँ पर हम हाइस के आसपास ही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं चल रही हैं और वो एक रेड फ्लैग है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हर रैली के अंदर क्या होता है। हिस्ट्री में हमने हमेशा देखा है कि मार्केट के अंदर जब नया हाई आता है, कुछ समय बाद नया हाई आता है, जैसे 6 महीने बाद ये नया हाई आया है, तो जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। तो मार्केट 30 का सेंसेक्स है, 50 का निफ्टी है। जब वो ऊपर जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स की वेटेज से मार्केट का मूल्यांकन आता है, जो नंबर आता है। मगर जो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, उनमें हमेशा बदलाव देखने को मिलता है। तो वही बदलाव हम देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस 52 वीक हाई पर नहीं है, HDFC बैंक 52 वीक हाई पर नहीं है, इन्फोसिस 52 वीक हाई पर नहीं है। ये वो चुनिंदा शेयर्स हैं जिनको हमेशा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको हमेशा प्रेफर करता था। अच्छा। इंडिया की जो एंट्री, हम बोलते थे ना कि विच आर द 3 फेवरेट हॉर्समैन ऑफ इंडिया, इन्फोसिस FI डोमिनेटेड, HDFC बैंक या HDFC लिमिटेड FI डोमिनेटेड, एंड कुछ हद तक रिलायंस। मगर इन तीनों स्टॉक्स में इस समय चाल नहीं आई है। क्यों? देखिए, FI जो आ रहा है वह इस समय मुझे लगता है कि इनके अंदर फुल्ली इन्वेस्टेड थे वो। दूसरा, मुझे लग रहा है इस समय जो आ रहे हैं वो डिफरेंट स्टॉक्स में आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए ITC ऑल टाइम हाई पर है, आप देखिए L&T ऑल टाइम हाई पर जा चुका है, आप देखिए NBFCs वापस आ रही हैं, होटल स्टॉक्स 52 वीक हाई पर हैं, टाटा मोटर, ऑटोज़, हमने सोचा नहीं था बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर ऑटोज़ में वापस आ सकते हैं। तो FI जो आ रहा है वह ज़रूर इस समय दूसरे स्टॉक्स में आ रहा है। फार्मा में भी फार्मा में आया है, मगर अभी फार्मा के अंदर 52, देखिए फार्मा सेक्टर की हम लंबी चर्चा भी करेंगे, मगर फार्मा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। हर कंपनी का अलग रुख है, हर कंपनी के पास अलग पैटर्न है, हर कंपनी के पास अलग मार्केट है, और हर कंपनी के पास अलग एक्सपीरियंस है। तो फार्मा में आप कभी एक जेनेरिक टर्म नहीं ले सकते हैं। फार्मा हैज़ टू बी सिप्ला वर्सेस लुपिन और लुपिन वर्सेस डॉक्टर रेड्डी एंड दैट वर्सेस नैटको। हर कंपनी का अलग बिजनेस मॉडल है। तो फार्मा में इन जनरल वापस नहीं आए हैं, बिकॉज फार्मा में जो यूएस जेनेरिक मार्केट है वो भी स्टेबल नहीं हुआ है। मगर जहाँ पर FIs वापस आ रहे हैं, डिफेंस, PSUs, जहाँ पर ग्रोथ और उन्नति दिख रही है, वहाँ देख रहे हैं। एक और सेक्टर में वो पहले उन्होंने बेचा और अब खरीदारी कर रहे हैं, दे रहा है, दुरुस्त है, हमेशा मैं बोलता हूँ, वो है न्यू टेक एंड फिनटेक। पेटीएम, कविता जी, करीब करीब 70% अपनी 52 वीक हाई से ऊपर है। जोमेटो 45 का 80 हो गया था। पॉलिसी बाजार 350 400 से बढ़ के करीब 600 के ऊपर आ गया है। तो पहले एंकर इन्वेस्टर्स ने जनवरी फरवरी में बिकवाली करी, और अब उसके अंदर वह ऊपर में माल ले रहे हैं, तो पैसा वहाँ पर वापस आ रहा है। तो यहाँ मानसिकता क्यों बदली? फिर निकालने के बाद वापस से क्यों आना हुआ? ऐसा क्या दिख रहा है कि आने वाले समय में, तिमाहियों में खासतौर से, इनकी ग्रोथ में दम है? 3 कारण है। नंबर 1, जितनी भी बड़ी फिनटेक और कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट अब कहता है दैट वी विल फोकस ऑन कैश फ्लोस। हम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं और ये हमारा पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। ठीक है। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में हम प्रॉफिट आपको दिखा देंगे। ठीक है। दूसरा, एंकर इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग थी वह खत्म हो गई है। ठीक है। और तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली जब ऊपर जाते हैं करता, तो ये स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वो नीचे आते हैं। अब इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली इतने ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, या फिर जाएंगे तो 25 बिप्स या 50 बिप्स जाएंगे। तो मार्केट को पता है कि 25 बिप्स या 50 बिप्स, एक साल पहले पता नहीं था 100 बेसिस होगा या 50 बेसिस होगा या 200 बेसिस होगा। लोग बात कर रहे थे यूएस में इंटरेस्ट रेट 7-7.5% तक जाएगी। तो जो 1% से 7%, 1% से 5% जो हुआ, वो आप उसे 4% मत समझिए, उसको आप 400 गुना समझिए। तो 400 गुना अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो अंडरलाइंग एसेट मार्केट हिल जाता है। तो 3 कारण है जिसकी वजह से यह स्टॉक्स वापस आए। मगर मुझे लगता है कि जो रैली हमने इन स्टॉक्स में देखी है, अब थोड़ी थम सकती है, स्पेशली कंज्यूमर टेक और फिनटेक स्टॉक्स। सस्ते नहीं हैं। ये 3 फैक्टर्स जो मैं बात कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी मार्केट्स फैक्टर इन कर चुका है। और यहाँ से मुझे लगता है कि अब 2-3 क्वार्टर्स की जो अर्निंग्स हैं
उन पे थोड़ी नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज इस समय मार्केट भी खुल चुका है। थोड़ा सा प्राइवेट बैंकिंग और एनबीएफसी में आपने कहा कि पैसा आ रहा है, उस पर बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट बैंकों से पैसा निकल कर एनबीएफसी में जा रहा है और सारा फोकस वहाँ पर क्यों आ रहा है? देखिए, जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो प्राइवेट बैंक्स को हमेशा बेनिफिट होता है या कॉर्पोरेट बैंक्स को हमेशा बेनिफिट होता है। क्यों? आपने जी साहब उसमें फिक्स डिपॉजिट कराया, 2 साल की फिक्स डिपॉजिट है, आपने 5% 6% पे लॉक करी है। मगर जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो बैंक जो ब्याज दर है उसको पास थ्रू कर देता है। सपोज वो 9% पे लेंड कर रहा था, अब वो अचानक 9.5 में करेगा। मगर आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो 2 या 3 साल बाद रीप्राइस होगा। तो 2 या 3 साल में हम लाइबिलिटी बोलते हैं, जो कि फिक्स डिपॉजिट्स हैं या फिर जो पैसा बैंक्स ने उठाया है वह लोअर कॉस्ट पर आया, मगर वो जो लेंडिंग कर रहे हैं वो हायर कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपकी कॉस्ट कम है, आपकी लेंडिंग ज़्यादा है, तो आपको मार्जिन बढ़ जाता है। तो इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट इन द फर्स्ट लेग बैंक्स मेक मनी, वही हुआ है। एनबीएफसीज, रिटेल एनबीएफसीज इंडिया में ज़्यादा नहीं है, पर लार्जली एनबीएफसीज दे बोरो फ्रॉम द होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट हो गया डेट मार्केट या फिर बैंकों से पैसा लेते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाती हैं तो एनबीएफसीज की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो ज़्यादा बढ़ती है, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द रियल अंडरलाइन रेपो रेट एंड द सिस्टम रेट, वो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एनबीएफसीज की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ चुकी है, बैंक्स की नहीं बढ़ी, उनके पास डिपॉजिट बेस ज़्यादा है। जब इंटरेस्ट रेट्स फिक्स होते हैं और क्रेडिट अच्छा होता है तो एनबीएफसीज की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आने लगती है। तो एनबीएफसीज पहले रेट बढ़ा चुके हैं और अब फिर वो लो रेट पे बोरो करते हैं, तो उनको बेनिफिट होता है। तो इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट फर्स्ट लेग बैंक्स विल मेक मनी। In a falling interest rate environment, if demand is strong and if NPA cycle is good, which is what it is, NBFCs will make money. तो यही वक्त है एनबीएफसी पर भी फोकस करना चाहिए दर्शकों को। देखिए, शॉर्ट टर्म में एनबीएफसीज अच्छी लगती हैं, हाँ। लॉन्ग टर्म में बैंक्स अच्छे लगते हैं, ओके। बिकॉज एनबीएफसीज हमेशा साइकिल की मार खाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट दोबारा ऊपर चला गया तो क्या होगा? फिर दोबारा। मगर इंडिया में जो बैंक्स हैं, स्पेशली 4-5 रन अच्छे बैंक्स हैं, बड़े वेल रन बैंक्स हैं, उनकी लाइबिलिटी बड़ी अच्छी है, उनके पास फी बेस्ड इनकम बहुत अच्छा है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो बैंक्स शुड बी पार्ट ऑफ एवरीवन्स पोर्टफोलियो। अब इस पूरे समीकरण में वैल्यूएशंस कहाँ महंगे हो गए हैं आपके मुताबिक? न्यू एज का तो आपने बात कर लिया। न्यू एज में महंगे लगते हैं, डिफेंस में भी मुझे महंगे लगते हैं। अच्छा। देखिए, डिफेंस के अंदर बिग पिक्चर बहुत अच्छी है, बिल्कुल। तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डिफेंस का अगर आपको एक HAL या फिर आप BL या फिर आप कोची शिपयार्ड कोई भी कंपनी की बात करें, सपोज आपको एक जहाज का ऑर्डर मिला है, तो जी आपको जहाज का ऑर्डर मिल गया, आपने मार्केट को बोला जी 15,000 करोड़ का ऑर्डर है, जी हाँ, मगर जो 15,000 करोड़ का आपका शिप जो बनाएंगे वह कोई केक बनाने जैसा नहीं है कि 30 मिनट में बन गया। हाँ। उसमें 8 से 10 साल लगते हैं। हाँ। तो ये लॉन्ग साइकिल केपेक्स है। ओके। तो इनके अंदर इट्स लाइक सेइंग दैट घर में खुशहाली है, बिकॉज देर इज एक नया मेहमान आया घर के अंदर, मगर जब तक बच्चा बड़ा होगा और जब तक वो फैमिली की इनकम को कंट्रीब्यूट करेगा उसमें 18 से 20 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। तो मार्केट खुश इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑर्डर आ गए हैं। हाँ। तो फैमिली खुश है बिकॉज घर के अंदर एक नया फैमिली मेम्बर आया है, मगर बाय द टाइम द फैमिली मेम्बर विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द फैमिली इनकम। एक मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, 18 से 20 साल या 20 से 22 साल लग सकते हैं। तो डिफेंस स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी खबर है, मगर आई थिंक मार्केट यह नहीं समझ पा रहा है कि ये जो बिजनेस इज ए लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस है, 28, 29, 30 में इनके प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे आएंगे। अच्छा। और मार्केट 24 के अंदर जिस साल में है वो उनको आगे वैल्यूएशंस बहुत खींच चुका है। इसके अलावा यह 2 सेक्टर हैं जहां मुझे लगता है कि इस समय अवॉइड करना चाहिए। ओके। अगर आप देखें तो बाकी देखिए, आईटी के अंदर हम कई बार बात कर चुके हैं कि सिस्टम अभी थोड़ा ढीला है, मामला थोड़ा सुस्त है। बैंक्स अच्छे लगते हैं। कंज्यूमर के अंदर मुझे लगता है कि रूरल रिकवरी, बारिश अगर अच्छी होगी तो रूरल रिकवरी आ जाएगी। सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या नहीं लगती है। कंज्यूमर स्लो है मगर ग्रो करता रहेगा। तो जो आउटलायर है जिसे हम कहते हैं कि एकदम आपको सामने दिखता है कि जहाँ मार्जिन और सेफ्टी कम है, वो मुझे इन 2 सेक्टरों में दिखता है। इंश्योरेंस बहुत चल रहा है। एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है कविता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर उम्मीद बहुत ज़्यादा थी मगर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहा है, काफ़ी वॉलिटिलिटी रही है। तो ये कोविड के बाद प्राय सब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को मार पड़ी है। इसलिए मार पड़ी है बिकॉज कोविड क्लेम ज़्यादा थे। कार इंश्योरेंस वालों को भी मार पड़ी, वाई बिकॉज आप गाड़ी नहीं चला रहे तो इंश्योरेंस क्यों कराएंगे? आपकी गाड़ी 6 महीने तक खड़ी है कोविड के बाद, तो आपने गाड़ी चलाई नहीं है। फिर बजट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं 5 लाख से प्लस पॉलिसी को लेकर के, उसके बाद भी फ़र्क पड़ा है। मेरे को लग रहा है इंश्योरेंस अभी सेक्टरल रोटेशन की वजह से बेनिफिट कर रहा है, बिकॉज सब चल चुका है, नहीं चला है, तो वह है।
कुछ आंकड़े मैं देख रहा था वो भी थोड़े ठीक ठाक हैं, मगर जैसे मुझे कन्विक्शन थी बैंक्स में 6 महीने पहले कि बैंक्स ही लीजिए, क्या वह कन्विक्शन इंश्योरेंस में अभी दिख रही है? अभी मुझे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप पे बात करना चाहती हूँ और स्मॉल कैप में भी ना माइक्रो कैप पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और हर कोई चाहता है कि इसमें से कुछ कमा के निकाल लिया जाए, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ना ही आपके पास उन कंपनी की कवरेज है, ना ही बहुत सारी जगह पर इनको कवर किया जाता है। तो क्या माइक्रो कैप्स में छोटी अवधि में कुछ कमाई का मौका है? हालांकि हमेशा हम कहते हैं कि आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए और अपनी क्षमता को देखकर ही पैसे लगाने चाहिए, बट थोड़ा सा रिस्की ट्रेड अगर किसी को लेना हो तो किस तरह की माइक्रो कैप्स पर फोकस करें? देखिए माइक्रो कैप क्या होते हैं? बड़ी छोटी कंपनीज होती हैं। हाँ। और इन बड़ी छोटी कंपनीज में कौन सी कंपनीज माइक्रो कैप से स्मॉल कैप और स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी, हाँ। वह एक जर्नी होती है। हाँ। इस जर्नी के अंदर में 90% कंपनीज फेल हो जाती हैं सही कह रहे हैं आप। कई टेक्नोलॉजी में मार खाती हैं, कई मैनेजमेंट में मार खाती हैं, कई लेवरेज में मार खा जाती हैं, कई कंपनीज हैं जो सब में मार खाती हैं। तो माइक्रो कैप की जर्नी जो रहती है लार्ज कैप बनने की, डेंजरस जर्नी है। इसमें आउटलायर्स हमेशा रहेंगे, बिल्कुल, मगर द परसेंटेज ऑफ कंपनीज विच हैव बिकम फ्रॉम माइक्रो कैप टू लार्ज कैप बहुत कम होता है। कुछ बड़े आपको एग्जांपल्स मैं देता हूँ। एप्पल गैराज में चालू हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट गैराज में चालू हुई थी, गूगल गैराज में चालू हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कमाल नहीं होता है, हाँ बिल्कुल, ज़रूर होता है, बिल्कुल। मगर द रिस्क विच यू विल टेक हाँ, वो एक बड़ा बाइनरी रिस्क होगा। या तो छक्का लगेगा या फिर आप रन आउट हो जाएंगे। हाँ, हाँ, तो ये रिस्क इसके अंदर काफ़ी जाता है। हाँ। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, मैंने अक्सर देखा है माइक्रो कैप स्टॉक्स जब एक साथ चलने लगते हैं तो अंग्रेजी वाली कहावत मुझे हमेशा याद आती है कि द टेल इज देन वैगिंग द डॉग। हाँ, तो अभी उस क्षेत्र के अंदर थोड़ा समझ के रहना चाहिए, बिकॉज माइक्रो कैप इज़ अ वेरी डिफरेंट वे इन विच यू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। एक वो एक स्पेशलिस्ट ही आपको बेटर समझा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़राब है, अगर मेरा ये मानना है दैट यह जो है वो एक आम फिल्टर अप्लाई नहीं करता। जैसे हम सेंसेक्स की एक आम बात कर सकते हैं, हम बड़ी कंपनीज की आम बात कर सकते हैं जिसके अंदर हमें पता है, हमें जानकारी है। माइक्रो कैप में कुछ बहुत बड़ी हो जाएंगी और बहुत सारी कुछ नहीं होंगी। बिल्कुल। तो अगर आपका लक खराब है या रिसर्च खराब है तो शायद आप सेकंड ब्रैकेट में आ सकते हैं। तो वो एक रिस्क मैनेजमेंट वाली बात है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में क्योंकि इसमें अब थोड़ी सी स्टीम बची हुई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अपने ऑल टाइम हाइस पर ये घूम रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली कोई स्टॉक्स जहाँ पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और शायद अगर आप चाहें पैसों की ज़रूरत है तो मुनाफे में है तो बांध कर निकल सकते हैं? देखिए, दो थीम्स हैं, मैं दोबारा भी बोलूँगा। डिफेंस महंगे हैं, बिल्कुल। रेलवेज डिफेंस वो अच्छा, थीम मुझे महंगा लगता है। और मुझे लगता है कि इस समय फिनटेक कंज्यूमर टेक स्टॉक्स थोड़े महंगे हो चुके हैं। मॉनसून अगर 15 दिन नहीं आया तो इसको लेकर के कई चिंताएं दोबारा आएंगी और शायद मार्केट इनको अभी तक नज़रअंदाज कर रहा है। अगर मॉनसून नहीं अच्छा आता है, ऑटो डिमांड स्पेशली टू व्हीलर डिमांड में प्रॉब्लम आएगी। अगर मानसून अच्छा नहीं आता है, रूरल इनकम प्रेशर में रहेगी। अगर मानसून अच्छा नहीं आता है, एग्रीरियन इनकम प्रेशर में रहेगी। अगर मानसून अच्छा नहीं आता है, अगर फार्मर क्रॉप सोइंग नहीं करेगा तो एग्री डिमांड स्लो हो जाएगी, फर्टिलाइजर डिमांड स्लो हो जाएगी, पूरा चक्र रहेगी। तो मानसून को लेकर के मुझे लगता है कि हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वह एक अननोन इवेंट है, मगर वो इवेंट है जो मार्केट की फाउंडेशन शॉर्ट टर्म में एक बार हिला ज़रूर सकता है। अगले हफ्ते के लिए या आने वाले 15 दिनों की अगर मैं बात करूं, मानसून आपने कहा कि एक अहम ट्रिगर है, और कौन कौन से ट्रिगर्स पर आपकी नज़र है? आप जब पढ़ाई लिखाई करते हैं या बाजार को लेकर अपडेट्स लेते हैं, जब लोगों से बात करने जाते हैं दिग्गजों से, क्या समझ में आ रहा है 15 से 20 दिन में किस ट्रिगर का उनको इंतजार है? दो ट्रिगर हो सकते हैं। कितनी ब्लॉक डील्स होंगी। हम देख रहे हैं कि प्राय जून के महीने में शायद 30-35 हज़ार करोड़ की ब्लॉक डील हो चुकी है। ब्लॉक डील जो हम बात कर रहे थे विल बी एन इंडिकेटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ब्लॉक डील्स को देखिए। दूसरा आईपीओ मार्केट को कहाँ ऐसे हो सकती है, किन किन सेक्टर्स में? ये ब्लॉक डील बोलना तो बहुत मुश्किल है, वह तो बायर सेलर पे डिपेंड करता है। मगर जो ब्लॉक डील्स हुई उनकी बात कर सकते हैं। एबीडी ने एसेट मैनेजमेंट ने एचडीएफसी एएमसी में बेचा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम फाइनेंस के अंदर पिरामल ने बेचा है। तो बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं। द बायर इज बैक एंड दे आर रेडी टू कमिट मोर कैपिटल। तो ब्लॉक डील्स की वजह से क्या सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी में फ़र्क पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अर्निंग सीजन चालू हो जाएगा 10 तारीख के बाद। तो उसको लेकर के इस बार उम्मीद ज़्यादा है, बिकॉज मार्केट का लेवल ज़्यादा है तो उम्मीद ज़्यादा है। और उम्मीद और अर्निंग अगर
मैच नहीं करती हैं तो मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो दो फैक्टर्स रहेंगे। ओके, और इसमें भी स्पेसिफिकली नंबर्स पर कहाँ आपका फोकस रहेगा? आईटी आईटी में मार्केट की उम्मीद नहीं है। वी कुड बी इन फॉर पॉजिटिव सरप्राइज। जहाँ पे उम्मीद ज़्यादा है वो बैंक्स है, ओके, जहाँ पे उम्मीद ज़्यादा है वो ऑटोज़ है, जहाँ पर उम्मीद ज़्यादा है डिफेंस है, जहाँ पर उम्मीद ज़्यादा है रेलवेज है। तो देयर आर सम सेक्टर्स व्हिच विल डिसअपॉइंट। अभी फिलहाल कोई अगर मुनाफे में हो तो कहाँ से निकल जाना चाहिए? कब तक एग्जिट स्ट्रैटेजी, क्योंकि एंट्री के लिए भी लोग सवाल पूछते ही रहते हैं, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी भी तो मायने बहुत रखती बड़े है ना। सवाल है। हम हमेशा बात करते हैं क्या लिया, हाँ, कोई बात नहीं करता क्या बेचा। तो आपको डिसाइड करना है मार्केट में किस रिस्क कितने टाइम फ्रेम के लिए आए। अगर 3 से 4 साल का टाइम फ्रेम है तो मुझे लगता है कुछ मत बेचिए, अच्छा, जो आपके पोर्टफोलियो में है। मगर आपका 3 महीने का टाइम फ्रेम है तो इस समय थोड़ा कैश तो रेस करना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि इस लेवल पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सी देयर आर 2 ways टू मेक मनी इन द मार्केट, स्किल एंड लक। स्किल एंड लक, ठीक है। इस लेवल पर मुझे लगता है स्किल कम है, लक ज़्यादा है। अच्छा, ओहो, तो अगर आप लक खेलना चाहते हैं हाँ, तो वह तो मैं और आप तो बता नहीं सकते हैं, वो आपकी किस्मत है। बिल्कुल। मगर स्किल के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो इस समय मार्केट के अंदर ऐसे बहुत मुझे ऐसे स्किल बेस्ड बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है इस समय मार्केट के अंदर। आपको, क्योंकि योगा डे था, हाँ, तो आपको शवासन करना चाहिए। शांत रहिए, शांत रहिए, मार्केट में कुछ मत करिए, हाँ, धैर्य रखिए, क्योंकि मार्केट धैर्य पेशेंस को हमेशा रिवॉर्ड करता है। मगर आप शॉर्ट हैं तो आप शीर्षासन करिए, क्योंकि आपको भाग जाना चाहिए। मार्केट इस समय उष्ट्रासन जैसा हो चुका है, थोड़ा उल्टा है, मगर ताड़ासन इज द लॉन्ग टर्म वे इन विच मार्केट्स। अच्छा, मेरे ख्याल से ये काफी पते की बात आपने समझाई है। ये अलग नजरिया है बाजार को देखने का। योगा डे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ, तो शवासन करें, शवासन कोई कीजिए। चिंता की बात नहीं है। मगर मार्केट का जो रुख इस समय उष्ट्रासन जैसा है, मुझे लगता है थोड़ा हिल सकता है। हिल सकता है। इंडिगो का जिक्र किया, अभी आपका नजरिया क्या बैठता है? बहुत बड़ा ऑर्डर है। जब मैंने हेडलाइन देखी मैंने बोला वाह, जब मैंने फाइन प्रिंट देखा मैंने बोला अच्छा, और जब समझा तो मैंने बोला क्या बात है। तो हेडलाइन क्या है? 500 प्लेन 8 से 10 साल के लिए। मगर 500 प्लेन के अंदर वो फॉरेन जा रहे हैं तो फ्लीट बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, वह न्यू प्लेन नए रूट्स बन रहे हैं। हाँ, अब आप देखिए, वीकेंड पे मैं अमृतसर गया, एयरपोर्ट बढ़िया है। उसके पहले हम जबलपुर का एयरपोर्ट बढ़िया था। तो ऐसी जगह पे कनेक्टिविटी आ रही है जिसमें हमने सोचा नहीं था। तो नई न्यू रूट्स आर गेटिंग क्रिएटेड। भारत सरकार की उड़ान स्कीम में भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। तीसरा, उनके पुराने प्लेन्स भी रिप्लेस होंगे, तो वो भी इसके अंदर एडेड है। और चौथा, मेरे को लग रहा है इंडिगो क्या बोल रहा है जी, अगर हमें इंडिया का एविएशन सेक्टर 15 से 20% पे ग्रो कर रहा है, हमें लगता है 15 से 20% पे वो ग्रो करेगा, क्योंकि 15 से 20% ग्रोथ करने के लिए हमें इतनी फ्लीट कैपेसिटी चाहिए। तो इंडिगो से 3 चीज़ें हैं। कोई फाइन प्रिंट कह रहा है कि 15 से 20% पे सेक्टर ग्रो करेगा, 15 से 20% सेक्टर ग्रोथ करने के लिए हमें कैपेसिटी चाहिए, और हम एडिशनल कैपेसिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें भारत के बाहर भी जाना है। हाँ, तो अब इसकी वजह से आप देखिए, अगर इंडिगो के पास अगर इतने प्लेन हो जाएंगे, नए प्लेन और पुराने प्लेन रिटायर कर 2030 तक उनकी फ्लीट साइज 700-800 हो जाएगी, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। एयर इंडिया के प्लेन्स भी आ रहे हैं। हाँ, तो अगर मेरे से पूछिए तो एनी कंपनी विच इज़ मेकिंग एयरपोर्ट्स, any company which is in aircraft maintenance, any company which is got to do with the technical maintenance of aircrafts, I think those companies would benefit. इतने एयरपोर्ट आएंगे, एयरपोर्ट में तो जो पंखा नहीं चलता, एसी चलता है, कितनी एयर कंडीशनिंग की डिमांड आएगी। एयरपोर्ट के अंदर अगर 5 QSR कंपनीज अपना स्टॉल लगाती है, कितना माल बिकेगा। एयरपोर्ट की वजह से आसपास की ज़मीन जो है वो हमेशा बढ़ जाएगी, कितना बड़ा कमाल होगा। तो छोटे छोटे थीम्स पे नज़र रखनी पड़ेगी। कभी और बात करेंगे, मगर आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम जब क्रिएट हो जाता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टास, हाँ, अब जो एयरपोर्ट्स को जो ब्लू स्टार या वोल्टास, 2 ही कंपनी जो इंडस्ट्रियल काम करती हैं, उनको डिमांड मिलेगी। बिल्कुल, तो ये आजकल में नहीं होगा, हाँ, ये धीरे धीरे होगा। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एयर होस्टेस, पायलट्स, बिल्कुल। ATC, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। तो कहीं पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो दांव लगा लेना चाहिए फिलहाल, इसी को देखते हुए, सिनेरियो को देखते नहीं, हुए। अभी तो इंडिगो ही दिख रहा है। हाँ, अभी पर तो अब वही वो है, समझ, देखिए, ऑर्डर आकर के इकोसिस्टम बनने में 5 साल लगेगा। ठीक। तो मार्केट में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर क्या इंडिगो, विजय केडिया साहब आए थे, कह रहे थे जी इंडिगो मेरा बेस्ट बेट है इस समय। मैंने बजट से थोड़े दिन पहले लिया, अभी भी रखता हूँ।
तो क्या इंडिगो एक स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है? अगर क्रूड ऊपर नीचे नहीं हुआ, कैपेसिटी ठीक ठाक ऐड हुई, तो इंडिगो में विजय केडिया साहब का मानना है कि आने वाले समय में पैसा बनेगा। दर्शकों के लिए अगले हफ्ते कोई खास पेशकश जो आप लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या अमृतसर जा रहे हैं। अच्छा, एक शूट पर जा रहे हैं और सोमवार या मंगलवार को दिखाएंगे। बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी शूट होनी चाहिए। शूट होने दीजिए अभी, हाँ। फिर आकर के दिखाएंगे, उसीलिए जा रहे हैं। इंतजार रहेगा। तो मतलब आप जा रहे हैं तो फिर अपनी जगह जहाँ पर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलना चाहें, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को कि अमृतसर में कहाँ मिलें आपसे और कहाँ जाएं? ट्वीट करके बताइए। लास्ट टाइम शो के बाद लोगों ने जो बोला था कि वहाँ पे 3-4 खाने की जगह वहाँ पे जाना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। मैं जब शो एयर पे जाएगा तो प्लीज़ बताइए। हाँ, वीकेंड पर मैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब रवि कौशिक भी जा रहे हैं। हाँ। तो यू वुड लव टू एक्सप्लोर द सिटी ऑफ अमृतसर। चलिए, हालांकि 40 बढ़िया। डिग्रीज है, मगर फिर भी लोगों ने बोला है कि सर पे लगाओ छाता और चल जाओ भैया अमृतसर की गलियों में। बिल्कुल। तो अमृतसर जाने का खान पीना, फूड कैपिटल है जी। वो आप ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप भी अमृतसर में हैं और ये शो देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि कहाँ जाया जा सकता है और हो सकता है आप वहाँ हम पे फोटो भी खींच के मिल भी लेंगे आप निकुंज सर से। चलिए चर्चा को thank you समाप्त very करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमें भी इजाजत दें, लेकिन आपके सवाल लगातार हम तक आते रहने चाहिए। आपके प्यार भरोसे का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।